नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रमोहन ज्ञान एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज जैसा कि आप देख रहे हैं, हम बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण वंश है राजवंश, चंद राजवंश। कुमाऊं का जो सबसे प्रसिद्ध राजवंश है, जहां से एग्जैक्ट हम कहीं ना कहीं कुमाऊं के इतिहास की बात करना शुरू करते हैं। और ये इससे एग्जाम में दिन प्रतिदिन जितने भी एग्जाम आपके उत्तराखंड में हो रहे हैं, राज्य संबंधित एग्जाम, इसमें बार बार यहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज हम शुरू करते हैं चंद राजवंश के बारे में। कब इसकी स्थापना हुई, किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई, और ऐसे करते करते हम क्या पढ़ेंगे, इसमें सारे राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, कैसे चंदवंश बना और कैसे चंदवंश का अंत हुआ, तथा इसके समस्त राजाओं के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, चंदवंश की हम सबसे पहले बात करेंगे, चंदवंश की स्थापना हुई कब, किसने इसकी स्थापना करी। ठीक है दोस्तों, तो इतिहास में जो स्थापना है, हम जो किसी राजवंश के बारे में, किसी राजा के विषय में जो पता चलता है, वो कहां से पता चलता है। देखिए, इतिहास में जो स्रोत है इतिहास के, या तो कोई खुदाई के दौरान मिला, कोई पुरातात्विक आपको कोई चीज मिल जाए, जैसे कोई पुराना कलश, कोई धातु का टुकड़ा, ठीक है, कोई आपका बर्तन, ये सारी चीजें हमें खुदाई के दौरान मिलती हैं। दूसरा, कोई अभिलेख, जैसे अभिलेख के अंदर आपका शिलालेख आ गए, गुहा लेख आ गए, स्तंभ लेख आ गए। इन सबसे हमें इतिहास के बारे में, उस राजा के विषय में, उस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। तीसरा, कोई लिखित प्रमाण हमारे पास हो, जैसे कोई साहित्यकार हो उस समय का, जिसने उसके विषय में लिखा हो, चाहे वो कोई देसी साहित्यकार हो या विदेशी साहित्यकार हो। ठीक है, तो यहां पर देखिए, हमें चंद राजवंश के विषय में जब शुरुआत में कुछ ज्यादा क्या है, यहां पर नॉलेज नहीं है। कहीं ना कहीं इनकी स्थापना में, इनके बनने में अस्पष्टता देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि चंदवंश का जो एक राजा हुआ करता था, अभय चंद, तो सबसे पहले अभिलेख जो मिला है, सबसे पुरातनिक अभिलेख मिला है जो चंदवंश का, वो मिला है राजा अभय चंद्र का। और ये किस समय का मिला है? 1317 के टाइम का। ठीक है दोस्तों, जब राजा अभयचंद्र का जो हमें अभिलेख मिला है, सबसे प्राचीन अभिलेख राजा अभयचंद्र 1317, तो इससे पहले के राजाओं के विषय में क्या है, हमें लिखित रूप से कोई साक्ष्य देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो अब देखेंगे हम कि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कितने कंफ्यूजन यहां पर आता है, क्या अस्पष्टता हमें देखने को मिलती है, और कैसे हम उन आंसरों को करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया कि चंदवंश के सबसे प्राचीन अभिलेख किसका मिला है, राजा अभयचंद्र का 1317 के टाइम का। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं चंद राजवंश के उदय की, चंद राजवंश की स्थापना कब हुई। तो देखिए, चंद वंश के जो राजवंश था, इसकी स्थापना के विषय में जो इतिहासकार है, उनके बीच में कहीं ना कहीं मतभेद देखने को मिलते हैं। तो यहां पर एक इतिहासकारक है आपका डॉक्टर बीडी पांडे, बद्रीदत्त पांडे। तो डॉक्टर बद्रीदत्त पांडे जी क्या बोलते हैं? बद्रीदत्त पांडे जी ने बोला है कि चंद राजवंश की जो स्थापना हुई थी वो 700 ईस्वी के टाइम पे हुई थी। ठीक है, एंडकिंसन बोलते हैं कि चंद राजवंश की स्थापना 953 ईस्वी के टाइम पे हुई थी। अजय रावत जी बोलते हैं कि भैया चंद राजवंश की स्थापना 1018 ईस्वी में हुई थी। और डॉक्टर श्यामलाल जी बोलते हैं कि चंद राजवंश की स्थापना 1025 ईस्वी के समय पर हुई थी। तो हमें 4 सन देखने को मिल गए। अब क्वेश्चन ये निकल कर आया कि भैया एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ रहे तो आंसर क्या सही करके आएंगे। तो देखिए, यहां पर आंसर जो माना जाता है वो बद्रीदत्त पांडे जी द्वारा दिया गया 700 ईस्वी हम लोग क्या मानते हैं, ज्यादा प्रमाणित मानकर चलते हैं। तो आंसर क्या देंगे आप चंद राजवंश की स्थापना का? 700 ईस्वी। आगे चलकर देखिए, जो 700 ईस्वी बद्रीदत्त पांडे जी ने बताया है, कहीं ना कहीं धुंधलापन हमें इसमें भी नजर आएगा। क्यों? अभी आगे जाके समझेंगे इसको। अब देखिए, हमने बात करी कि वंशों की किस समय इनकी स्थापना हुई थी, तो हमने बोला भैया बद्रीदत्त पांडे जी द्वारा जो 700 ईस्वी बोला गया, वो क्या है आपका, इसकी स्थापना की क्या है, सही डेट है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए, अब बात आती है कि संस्थापक कौन थे। तो 2 नाम निकल कर आते हैं। एक नाम निकल कर आता है सोमचंद, और दूसरा नाम निकल कर आता है थोहरचंद। ठीक है दोस्तों, अब कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि भैया सोमचंद ने इसकी स्थापना की थी, कुछ बोलते हैं आपका सोमचंद, कुछ बोलते हैं थोहरचंद। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर देखिए, बद्रीदत्त पांडे जी और एंडकिंसन क्या बोलते हैं। बद्रीदत्त पांडे और एंडकिंसन बोलते हैं कि भैया जो सोमचंद्र था, इस सोमचंद्र ने चंदवंश की स्थापना की थी। यहीं पर हम अगर थोहरचंद के बारे में देखें तो भैया यहां पर एक फ्रेजर हुआ करते थे और एक हर्षदेव जोशी। तो फ्रेजर और हर्षदेव जोशी बोलते हैं कि भैया
चंद वंश की स्थापना किसने करी? थोहर चंद ने की। अब जो ये हर्षदेव जोशी हैं, ये हर्षदेव जोशी चंद वंश में क्या रह चुके थे? मंत्री रह चुके थे, प्रधानमंत्री रह चुके थे। आगे जब हम चलेंगे किसमें, उत्तर काल में चलेंगे हम, जब चंद वंश में आगे चलेंगे तो हम देखेंगे ये हर्षदेव जोशी क्या निकल कर आएंगे? आपका एक प्रधानमंत्री निकल कर आएंगे चंद वंश में। अब बात करते हैं फ्रेजर की। तो देखिए फ्रेजर ने अपनी एक पुस्तक लिखी है, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल। तो रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल पुस्तक में इन्होंने बोला है कि हर्षदेव जोशी द्वारा दिए गए कथनों के अनुसार थोहर चंद्र कौन था? आपका चंद वंश का संस्थापक था। लेकिन ये अब हम बात करें कि ये बात क्या सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि थोहर चंद का जो राज्याभिषेक काल बताया गया है, राज्याभिषेक का टाइम बताया गया है, वो बताया गया है 1263 ईस्वी का, यानी कि 1261 ईस्वी। अगर हम इसको सच माने, हम माने कि थोहर चंद ने स्थापना की थी, तो भैया इसके आगे के जो इससे आगे घटनाएं हो रखी हैं, जो हमें इतिहास में जिसके साक्ष्य देखने को मिलते हैं, जो चंद वंश के जो खस राजा हुआ करते थे और जो डूटी राजा, समकालीन राजा हुआ करते थे, जो नमक वगैरह रेशम के जो कारखाने खुले थे, ठीक है, और भी बहुत सारी घटनाएं हुई थी, तो वो घटनाओं की अप्रमाणिकता हमें देखने को मिल जाएगी अगर हम थोहर चंद को वहां पर मान ले। अगर थोहर चंद को हम संस्थापक माने तो भैया इससे पहले की जो घटनाएं हुई, यानी कि वो तो निराधार थी, वो घटनाएं हुई नहीं थी, लेकिन वो घटनाएं घटित हो रखी हैं, तो इस वजह से हम क्या मानेंगे? थोहर चंद इसका संस्थापक नहीं होगा। दूसरा रीजन, चंद वंश की जो वंशावली हमें मिली है, चंद वंश की वंशावली में थोहर चंद को 23वें नंबर का राजा बताया गया है। कौन से नंबर का? 23वें नंबर का। तो देखिए यहां पर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि थोहर चंद तो इसका संस्थापक नहीं हो सकता है। तो बात आई भैया सोमचंद पे, और मैंने आपको बताया था कि बद्रीदत्त पांडे जी के अनुसार 700 ईस्वी को हमने सही माना था। तो देखिए 700 ईस्वी जो बद्रीदत्त पांडे ने जो सोमचंद को बताया, ये आंसर हम सही मानेंगे। तो क्वेश्चन पूछेगा चंद वंश का संस्थापक, आम आंसर देंगे सोमचंद। ठीक है, दो डाउट क्लियर हो गए, संस्थापक कौन था और आपका इसका सन क्या था। अब बात ये निकल कर आती है कि भैया सोमचंद आया कहां से और कैसे ये उत्तराखंड में आया था। यहां पर देखिए तीन हमें क्या देखने को मिलती है, तीन यहां पर मत हमें देखने को मिलते हैं सोमचंद के उत्तराखंड में आने के विषय में। पहला मत, बद्रीदत्त पांडे जी के अनुसार सोमचंद्र इलाहाबाद या प्रयाग के पास झूसी नाम की जगह में रहा करता था। कहां का था सोमचंद्र? झूसी, प्रयाग। तो जो सोमचंद्र झूसी का रहने वाला था, इसको इसके जो पंडित वगैरह ज्योतिषी वगैरह थे, उन्होंने बोला कि आप क्या करो, तीर्थ स्थान की यात्रा करो, आपके वर्चस्व में क्या हो, आपका वर्चस्व बढ़ेगा। तो सोमचंद्र ने क्या करा, सोमचंद्र उत्तराखंड में तीर्थ यात्रा के लिए अपने साथियों के साथ आया था। क्यों आया था? तीर्थ यात्रा के लिए। और कहां जा रहा था ये? बद्रीनाथ। तो जब ये जा रहा था तो इसे कौन मिला? एक कत्यूरी राजा ब्रह्मदेव। ठीक है, क्योंकि देखिए चंद्रवंश से पहले किसका राज हुआ करता था? कत्यूरों का राज हुआ करता था। तो एक कत्यूरी राजा था ब्रह्मदेव, जिसने सुई का किला बनाया था। किसका? सुई का किला। और कहां बनाया था ये? काली कुमाऊं में। काली कुमाऊं में। और काली कुमाऊं कहां? आज के डेट में आप काली कुमाऊं कैसे कहोगे? चंपावत। ठीक है, चंपावत में। तो भैया जब सोमचंद्र तीर्थ यात्रा में आया तो इसकी भेंट किससे हो गई? इसकी भेंट हो गई ब्रह्मदेव से, जो एक क्या था आपका? कत्यूरी राजा था। ये ब्रह्मदेव सोमचंद्र से इतना ज्यादा इंप्रेस हुआ, इतना ज्यादा मंत्रमुग्ध हो गया कि इसने अपनी बेटी की शादी किसके साथ करा दी? सोमचंद्र के साथ। जब ब्रह्मदेव की बेटी की शादी सोमचंद्र से हो गई तो इसको दहेज में 15 बीघा जमीन मिली। ठीक है, यहीं पर ही जहां पर काली कुमाऊं में इसको क्या मिली? 15 बीघा जमीन मिली। और कुछ क्षेत्र इसको तराई भाबर का भी मिला। ठीक है, और इसी 15 बीघा जमीन पर कहते हैं सोमचंद्र ने क्या बनाया? राजबुंगा किला बनाया। क्वेश्चन आता है राजबुंगा किला की स्थापना किसने की थी? आप आंसर देंगे सोमचंद्र ने की थी। इसी 15 बीघा जमीन में जब सोमचंद्र ने राजबुंगा किला बनाया तो यही राजबुंगा किला आगे चलकर क्या बना? यहां पर चंपावत नगर बसा। ठीक है दोस्तों, एक धारणा मैंने आपको ये बता दी, तीर्थ यात्रा में आया था, कत्यूरी राजा ब्रह्मदेव ने अपनी बेटी की शादी करा दी सोमचंद्र के साथ। आगे बढ़ते हैं। दूसरा मत क्या है? डॉक्टर अजय रावत जी के अनुसार वो कहते हैं कि जो सोमचंद्र था ये कन्नौज के एक राजा हुआ करता था, चंद्रपाल। कन्नौज का राजा चंद्रपाल, उसका भाई था। कन्नौज के राजा चंद्रपाल का भाई था। तो हुआ क्या, इस समय पर कन्नौज में गजनवी ने, भारत में गजनवी ने अटैक किया था।
तो गजनबी के आक्रमण से बचने के लिए सोमचंद्र उत्तराखंड आया था। ये किसका कहना है? ये डॉक्टर अजय रावत का कहना है। ठीक है दोस्तों। तीसरा मत क्या निकल कर आता है? तीसरा मत इसके उत्तराखंड आने के बारे में यह कहा गया है कि यहां पर उत्तराखंड में कत्यूरी लोग राज करा करते थे और उत्तराखंड के स्थानीय लोग कत्यूरी राजाओं के अत्याचार से बहुत ज्यादा दुखी हो चुके थे और इन्होंने सोमचंद्र को निमंत्रण भेजा था कि आप आइए हमारे उत्तराखंड में। सोमचंद्र इनके निमंत्रण में उत्तराखंड आया और यहां के लोगों ने सोमचंद्र की शादी, सोमचंद्र का विवाह कत्यूरों के एक अधिकारी गंभीर देव की बेटी के साथ करा दिया। सोमचंद्र का विवाह कत्यूरों के एक अधिकारी गंभीर देव की बेटी के साथ करा दिया और यहां पर क्या हुआ, फिर इसको शासक घोषित किया गया। ठीक है। और जो फ्रेजर हैं, फ्रेजर कहते हैं कि बोरा जाति, कौन सी जाति? बोरा। कहते हैं कि बोरा जाति के लोगों ने इसको उत्तराखंड कुमाऊं में बुलाया था। ठीक है। तीन हमें मत देखने को मिल गए। यहां पर हम किसका मत मानेंगे? हम मानेंगे बद्रीदत्त पांडे जी का मत को ज्यादा इंपोर्टेंस देंगे, ज्यादा महत्व देंगे। कौन सा मत? तीर्थ यात्रा में आया ब्रह्मदेव जो सुई का किला बनाया था जिसने, उसने अपनी शादी करा दी बेटी के साथ और सोमचंद्र को 15 बीघा जमीन दान में, दहेज में मिली और वहां पर उसने राजगंगा किला बनाया और यहीं पर चंपावत राजधानी इसकी बन जाती है। ठीक है दोस्तों। तो हम उठा लेते हैं कौन से मत को? बद्रीदत्त पांडे जी के मत को कि भैया ब्रह्मदेव के साथ शादी, ब्रह्मदेव की बेटी के साथ शादी हुई किसकी? सोमचंद्र की। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें तो सारे फैक्ट जितना भी कंफ्यूजन हम क्लियर करते हुए चलेंगे। लेकिन देखिए एक कंफ्यूजन मैंने आपको बोला था पीछे, ये 700 ईस्वी में कंफ्यूजन हमें और देखने को मिलता है क्योंकि जब बद्रीदत्त पांडे जी ने बोला 700 ईस्वी, तो देखिए अगर इसका टाइम पीरियड 700 ईस्वी था सोमचंद्र का, चंद्रवंश की स्थापना का, सोमचंद्र का उत्तराखंड आने का, तो ब्रह्मदेव का सोमचंद्र का दोनों का टाइम मिलना चाहिए, सोमचंद्र उसके ससुर का। लेकिन ब्रह्मदेव का टाइम 700 ईस्वी नहीं है। तो यहां पर भी कुछ ना कुछ आपका क्या है, कुछ धुंधलापन, कुछ अस्पष्टता देखने को मिलती है। लेकिन ठीक है, फिर भी बद्रीदत्त पांडे जी के मत को माना जाता है 700 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि सोमचंद्र ने आगे चलकर यहां पर क्या क्या किया। ठीक है। मैंने आपको बताया अभी, जब सोमचंद्र को यहां का राज्य मिला, 15 बीघा जमीन मिली, ये यहां का राजा बन गया। ठीक है। और सोमचंद्र का जो समय चला यहां पर, सोमचंद्र फिर आपका 700 से 721 ईस्वी तक क्या रहा? आपका राजा रहा। अब देखिए हुआ क्या, जब सोमचंद्र राजा बना तो दूनाकोट, कहां? दूनाकोट कह लीजिए, दूनकोट कह लीजिए, दूनाकोट का एक राजा हुआ करता था, रावत राजा। रावत राजा ये कहीं ना कहीं क्या हो गया, इस चीज से चिढ़ गया, इस चीज से इसको क्या हुआ, असंतुष्ट हो गया कि भैया बाहर से आया एक बंदा है सोमचंद्र, जिसको आपने यहां का एक राज्य सौंप दिया। तो इसके साथ क्या हुआ फिर इसका, सोमचंद्र ये कहीं ना कहीं से चिढ़ गया। और ये था कौन? ये ब्रह्मदेव का क्या था, एक सामंती राजा था। ठीक है। सामंत कौन होते हैं? एक राजा के अधीन जो राजा काम करता है उसको हम सामंती राजा कहते हैं, जिसको उत्तराखंड में मांडलिक राजा कहा जाता है। सामंत राजा को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? मांडलिक राजा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए जब ये चिड़ा, इसने युद्ध कर दिया किसके साथ? सोमचंद्र के साथ। सोमचंद्र और रावत राजा के बीच दूनाकोट का युद्ध हुआ, जिसमें रावत राजा पराजित हो गया। ठीक है। और यहां पर सोमचंद्र की सेना की कमान किसने संभाली? कालू तड़ागी ने। ठीक है। इस युद्ध में रावत राजा के खिलाफ सेना की कमान किसने संभाली थी? कालू तड़ागी ने संभाली थी। आगे चलिए देखिए, आगे हम बात करते हैं। अब मैंने बोला इसने एक किला बनाया जिस किले का नाम था राजगंगा किला। ठीक है। अब इसने इस किले की सुरक्षा के लिए क्या करा, इस किले के चारों तरफ पहरेदार वाले किले बना दिए। पहरा देने के लिए 4 किले बनाए चारों तरफ, और यहां पर अलग अलग जाति के लोगों को बैठा दिया। जैसे यहां इसने बैठाया बोरा जाति के लोगों को, यहां इसने बैठाया कार्की लोगों के जाति को, यहां बैठाया तड़ागी जाति के लोगों को, और यहां बैठाया चौधरी जाति के लोगों को। ठीक है। और इन्हीं तड़ागी जाति के से एक व्यक्ति था कालू तड़ागी, जिसने दूनाकोट के युद्ध में क्या करा था? सोमचंद्र की सेना का नेतृत्व किया था। ठीक है दोस्तों। अब जो ये 4 इसने क्या बनाए, आपका किले बना दिए। और क्यों बनाए? पहरे देने के लिए। तो ये 4 किलेदार क्या कहलाए? चारों किलेदार क्या कहलाए? यहां पर चारल कहलाए। क्या कहलाए? चारल।
क्वेश्चन पूछेगा चारल क्या क्या थे, तो आप आंसर देंगे राजगंगा के जो चार किलेदार, पहले किलेदार थे, ये चार किलेदारों को क्या कहा गया, इन किले के जो किलेदार हुआ करते थे उन किलेदारों को क्या कहा जाता था, चारों किलेदारों को चारल कहा जाता था। ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसने क्या करा, जब चंपावत में राज, यहां पर एक राजगंगा किला बसाया, तो चंपावत क्या बन गई थी, यहीं पर राजगंगा में एक शहर स्थापित हुआ जिस शहर का नाम पड़ा चंपावत। चंपावत क्यों, चंपावती नदी के नाम पर। अब 1563 तक चंदों की राजधानी क्या रहेगी, चंपावत रहेगी। आगे चलकर हम पढ़ेंगे, आगे चलकर एक राजा आएगा, राजा भीष्मचंद्र, ये घोषणा करेगा चंपावत राजधानी को स्थानांतरित करने की, और भीष्मचंद्र का बेटा दत्तक पुत्र बालो कल्याण चंद्र क्या करेगा, 1563 में चंपावत से चंदों की राजधानी कहां ले जाएगा, अल्मोड़ा ले जाएगा, खगबरा कोट में। ये हम आगे चलकर पढ़ेंगे। ठीक है, 1563 तक राजधानी क्या रहेगी, चंपावत रहेगी। आगे चलकर हम देखते हैं। अब देखिए चारल समझ गए आप लोग क्या थे, चार किलेदारों को क्या कहा गया, चारल कहा गया। अब देखिए इसने इसी के साथ चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति भी करी। अब भैया चौथानी ब्राह्मण होते कौन थे, चार जाति के ब्राह्मण थे जिनको हम क्या कहते थे, चौथानी ब्राह्मण कहते थे, जिसमें सबसे प्रसिद्ध कौन थे, जोशी। ये जोशी जो ब्राह्मण थे इनका आगे चलकर बहुत ज्यादा रोल रहेगा। देखिए हर्षदेव जोशी जो प्रधानमंत्री रहा है, आगे हम पढ़ेंगे जोशी लोगों को, बहुत बारे जोशी जो प्रधानमंत्री निकल कर आएंगे, दीवान बनाएंगे। तो इसने क्या बनाया, इसको दीवान बनाया। इन जोशी पंडितों को सोमचंद्र ने क्या बनाया, अपना दीवान बनाया, क्योंकि समाज में काफी ज्यादा पावरफुल ब्राह्मण हुआ करते थे। इन चौथानी ब्राह्मणों में से एक थे जोशी, और एक ब्राह्मण हुआ करते थे सेमल्टी। इस सेमल्टी ब्राह्मणों को इसने क्या नियुक्त किया, अपना राजगुरु नियुक्त किया। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो चौथानी मतलब चौथानी ब्राह्मण, चार ब्राह्मणों की नियुक्ति करी, चार जाति के ब्राह्मणों की, जिनको क्या कहा गया, चौथानी ब्राह्मण कहा गया। जोशी लोगों को दीवान नियुक्त करा और सेमल्टी को राजगुरु नियुक्त किया। इन्हीं जोशी लोगों को जब 1563 में कल्याण चंद्र राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा ले जाएगा, तो इन्हीं चौथानी ब्राह्मणों को कहां ले जाएगा, वो अपने साथ अल्मोड़ा ले जाएगा, खास तौर पर इन जोशी लोगों को। ठीक है, तभी यहां जोशियाण करके एक जगह है अल्मोड़ा में, काफी प्रसिद्ध है। तो चंपावत से इस प्रकार से जोशी लोग कहां आ जाएंगे, अल्मोड़ा आ जाएंगे। आगे चलकर हम इसके विषय में देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसने क्या करा, इस समय 5 जातियां थी। ठीक है, इसके क्षेत्र में 5 जातियां बहुत ज्यादा प्रसिद्ध, बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी। मेहरा, फड़तियाल, कौन कौन सी, एक मेहरा थी, एक फड़तियाल थी, एक देव थी, एक देख और आपका एक करायत। ये 4 जातियां थी, सॉरी 5 जाति, मेहरा, फड़तियाल, देव, देख और करायत। अब देखिए इसमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है आपकी मेहरा और फड़तियाल। यही मेहरा, फड़तियाल जाति और साथ में जोशी, ये जातियां क्या करेंगी, चंद वंश को और शक्तिशाली बनाने के लिए इसके राज्य में, इसका राज्य का विस्तार करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी ये जाति के लोग। ठीक है दोस्तों। अब देखिए 5 जातियां जो हुआ करती थी, सोम, मेहरा, फड़तियाल, देव, देख और करायत, ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली क्या थी, जातियां थी। अब यहां पर क्या था, ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा था, ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र रहा करता था इसके सोमचंद्र के राज्य में। तो सोमचंद्र ने क्या करा, एक पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना करी। पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना करी, और पंचायती राज व्यवस्था का जो प्रधान हुआ करता था उसको क्या कहा जाता था, सयाना। इनको सयाना कह लीजिए, सयाना कह लीजिए। ठीक है, किसको कहा जाता था, पंचायती राज व्यवस्था में जो ग्राम प्रधान होते हैं आज की डेट में, उन्हीं को। अब देखिए मेहरा, फड़तियाल, देव, देख और करायत जातियां इतनी पावरफुल थी। क्या होता है, एक बार सोमचंद्र अपने कुछ सयानों को, कुछ सियाणों को जो थे, इनको कर वसूल करने के लिए कहां भेजता है, यहां भेजता है। किनके पास, गांवों में भेजता है। और गांव में कौन लोग रहते थे, मेहरा, फड़तियाल, देव, देख और करायत जाति के लोग रहते थे। जब ये सियाणा लोग, ठीक है, सोमचंद्र के सेना से कह लीजिए, ग्राम प्रधान जो होते थे, ये लोग कर वसूल करने के लिए जाते हैं, तो ये जाति के लोग इनका सर कलम कर देते हैं, धड़ और सर को अलग कर देते हैं। इतना भयंकर जब शक्तिशाली, इतनी क्रूर जाति देखने को मिली, तो सोमचंद्र ने सोचा कि इनसे लड़ने से अच्छा है कि मैं इनको अपनी तरफ मिला लूं। तो सोमचंद्र ने क्या करा, यहां पर अपनी कूटनीति का परिचय दिया, अपनी प्रशासनिक ज्ञान का परिचय देते हुए इन 5 जातियों को अपने दरबार में कुछ पद दे दिए।
ठीक है। और इस प्रकार इन जातियों का क्या हुआ, चंद राजवंश के अंदर क्या हो गया, प्रवेश हो गया। समझ में आ गई बात। अब आगे चलते हैं। देखिए इसके आगे हम देखेंगे, जो ये सोमचंद्र था, ये सोमचंद्र अभी स्वयं स्वतंत्र राजा नहीं था। अगर आप सोच रहे हैं कि सोमचंद्र स्वतंत्र था, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। सोमचंद्र भी क्या था, एक मांडलिक राजा था, जिसको आप सामंती राजा भी कह सकते हैं। उत्तराखंड में सामंती राजा को मांडलिक राजा कहा जाता है। अब कैसे, मैंने आपको बताया कत्यूरी राजा हुआ करते थे। तो जो चंद वंश था, ये शुरू में कहीं ना कहीं कत्यूरियों का अधीन रहा, उसके बाद ये डोटी राजाओं के अधीन रहा। किन राजाओं के, डोटी। अच्छा, सोमचंद्र के समय पर जो ये डोटी राज्य था, जो डोटी राजा थे, ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली, बहुत पावरफुल राज्य हुआ करता था। अब डोटी राज्य कहां पर था, तो भैया उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर के बीच में यहां पर जो राज्य हुआ करता था, उसको हम डोटी राज्य कहते थे। तो सोमचंद्र क्या था, इस डोटी राज्य के अधीन रहते हुए, पहले उसने कत्यूरी राज्यों के अधीन राज्य किया, उसके बाद डोटी राज्य के अधीन रहते हुए उसने राज्य करना शुरू करा, और वो इस डोटी राज्य के राजाओं को बराबर कर भेजा करता था। ठीक है दोस्तों। तो जब वो कर दे रहा है किसी राजा को, तो स्वतंत्र राजा कैसे हो सकता है, तो वो कैसा राजा होगा, एक मांडलिक राजा होगा। आगे चलकर, जब हम आगे देखेंगे, आगे चलकर एक राजा आएगा भारती चंद। तो ये राजा भारती चंद क्या करेगा, आगे हम जब आगे की सीरीज देखेंगे आगे राजाओं को, तो एक राजा निकल कर आएगा भारती चंद। ये भारती चंद्र डोटियों के खिलाफ विद्रोह कर देगा, कहेगा भैया अब मैं आपको कर नहीं दूंगा, मैं स्वतंत्र राज्य की स्थापना करूंगा। तो ये भारती चंद्र आगे चलकर डोटियों के खिलाफ क्या करेगा, विद्रोह कर देगा, और 12 साल का युद्ध लड़ेगा किसके साथ, इन डोटियों के साथ। ठीक है। तो डोटियों के साथ कौन सा, तो इसको 12 वर्ष युद्ध भी कहते हैं। कौन लड़ेगा, भारती चंद्र किसके साथ लड़ेगा, डोटियों के साथ, और इस 12 वर्ष युद्ध में डोटियों को परास्त कर देगा। और ये जो 12 वर्ष का युद्ध हुआ है ना, इसी 12 वर्ष के युद्ध के दौरान एक जाति निकल कर आएगी, नायक जाति। बहुत बढ़िया, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ेंगे आगे चलकर। मैं आपको एक आज की वीडियो में आपको सोमचंद्र के बारे में बता रहा हूं, चंद वंश की स्थापना कैसे हुई बता रहा हूं, और एक मोटा मोटा सा आपको मैं आइडिया दे रहा हूं कि आगे चलकर हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो देखिए, नायक जाति का उदय होगा इसी 12 वर्ष युद्ध के में, और इसी नायक जाति की सुधार के लिए आगे चलकर आंदोलन भी होंगे। तो बिल्कुल देखिए, इतिहास क्या है, इतिहास में आपको एक दूसरे के साथ लिंक जोड़ना आना चाहिए। अगर सोमचंद्र ने कुछ किया है, आगे चलकर अन्य राजाओं के साथ उसका लिंक जुड़ेगा। ठीक है दोस्तों। तो आज मैं आपको क्या बना रहा हूं, एक खाचा बना रहा हूं, बुनियाद बना रहा हूं। तो इसी नायक जाति का उदय होगा भारतीय चंद्र के समय पर, जब उत्तराखंड में नायक जाति के सुधार के लिए भी काम होंगे आगे चलकर। ठीक है दोस्तों। तो ये हमने किसके विषय में देखा, आपका सोमचंद्र के विषय में देखा। ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीजें हम देख चुके हैं सोमचंद्र के विषय में। आगे चलकर हम अन्य राजाओं के बारे में देखेंगे। मैंने आपका कंफ्यूजन क्लियर कर दिया कि सोमचंद्र राजा था या थोरचंद संस्थापक राजा था। आंसर निकल कर आया सोमचंद। कब, 700 ईस्वी। सारा रीजन मैं आपको दे चुका हूं, सारे तथ्य मैं आपको दे चुका हूं। सोमचंद्र के विषय मैंने आपको बता दिया कैसे इसने किन किन की स्थापना करी, किन किन को अपना राजा बनाया, किन को अपना मंत्री बनाया, किन को अपना दीवान बनाया, कैसे पंडित बनाया। ठीक है दोस्तों। तो आगे चलकर हम चंद्रवंश की सीरीज को जारी रखेंगे। सारे राजाओं को बिल्कुल इस प्रकार से पढ़ेंगे कि बिल्कुल भी आपको बोरियत ना हो, आपको क्या हो, रटना बिल्कुल भी ना पड़े। कहानी के रूप में देखते हुए चलेंगे और इजिली हम पूरे इतिहास को पढ़ेंगे, ताकि एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल ना छूटे। इसके लिए आप हमारे साथ बिल्कुल बने रहिए। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे की सीरीज में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। बहुत अच्छी अच्छी कहानी देखने को मिलेंगी आपको उत्तराखंड के विषय में, आपको अपने राज्य के विषय में। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।